अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सर अली फिटनेस प्रो। वेलकम बैक टू अवर फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल। आज हम इस शो के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे गेस्ट और बहुत ही नॉलेज वाले गेस्ट आए हैं। मुस्तफ़ा कंसल्टेंट डाइटिशियन है और इनके पास इनकी जो बातें हैं, जब हम इनसे बात करेंगे तो मैं आपको वाकई बताऊंगा कि यार जब आप सुनेंगे ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग डाइटिशियन बन रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हैं और जिनको बहुत ज़्यादा सीखने का दिल करता है। तो आज इनको स्पेशली हमने इनवाइट किया है कि हम बात कर सकें कुछ डिजीज़ के ऊपर। डाइटिशियंस के पास उनको नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। वो अपने नॉलेज को अपडेट नहीं कर पाते। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि व्हेन क्लिनिकल की बात आती है तो बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता है वो कि 10-20 साल पुराना है, और स्टूडेंट्स को जब वही नॉलेज आज 20 साल के बाद, चीज़ें दुनिया में इतनी जल्दी चेंज हो रही है, नॉलेज इतना अपडेट हो रहा है, तो अपने आप को नॉलेज के साथ अलाइन नहीं कर पाते, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है। तो मुस्तफ़ा को इससे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि नॉलेज को कैसे पॉलिश करते हैं, और थोड़ा सा आप मुझसे सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? आई एम गुड। मुस्तफ़ा, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, इस फील्ड के अंदर दिल खुद किया आने का कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? थोड़ा सा मुझे अपना ब्रीफ। काफ़ी अरसे से शौक था न्यूट्रिशन का। वेरी जो है वो देखना चाहते थे कि जो ह्यूमन बॉडी है, हाउ डज इट वर्क, फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, और ये किस तरह जो हम चीज़ें खाते हैं वो खा के जो है फ्रॉम अ 9 पाउंड या 6 पाउंड या 7 पाउंड बेबी टू एन 80 kg पर्सन हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्योंकि उसके अलावा तो हम कुछ नहीं ना ले रहे, खुराक से ही हम इतने से एक मखलूक से इतनी बड़ी चीज़ बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क एंड हाउ डज न्यूट्रिशन प्ले अ रोल इन डिजीजेस। तो उससे जो है वो बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके अलावा वैसे भी इस फील्ड से बहुत ही लगाव था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फील्ड में आते हुए सो फार मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं, ठीक है, जो कि इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, और वो एक क्वेश्चन होता है कि सर हम इस फील्ड के अंदर आते हैं तो लोग ट्रेनर्स को बहुत ज़्यादा पे कर देते हैं, ठीक है, लोग डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन हमें पे करते हुए उनको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 चैलेंजेस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो कैसे आप इसको एड्रेस करेंगे? आपका क्या ओपिनियन? मेरे ख्याल में सर, अगर आप वैल्यू दें ना अपने पेशेंट को, एंड बाय वैल्यू मेरा ये मतलब नहीं है कि जी वो आप आए तो आप उसको चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, दिस इज़ नॉट वैल्यू। बाय वैल्यू मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आए और वो आपके पास किसी ऐसे मसले के साथ आए जिस मसले का आपके पास नॉलेज हो, आपने उसके ऊपर रिसर्च की हो और आप उसको इफेक्टिवली हेल्प कर पाएँ और वो रिजल्ट्स देखें, तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा आपको पे करते। तो दैट मींस यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट टू बी एबल टू अर्न। यू नीड टू लर्न फर्स्ट। जब आप लर्न करेंगे उसके बाद ही आप अर्न करेंगे। ये तो एक गोल्डन प्रिंसिपल है। लेकिन स्टूडेंट चाहते हैं कि जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो, कुछ कंप्लीट हो, साथ उनको अच्छी जॉब मिल जाए। हाँ जी, ये एक आप मुझे बताएं कि वो जो डिग्री से लेकर और एक अच्छी अर्निंग तक जो मेन बीच में जर्नी है, वो क्या करना चाहिए उनको? एक लर्निंग की आपने बड़ी अच्छी बात की, वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि सर हमें जॉब नहीं अच्छी मिल रही, हमें हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कौन से की स्टेप्स हैं जो? मेरे ख्याल में तो आप डिग्री के फ़ौरन बाद भी अर्न कर सकते हैं अगर आपने अपनी डिग्री के दौरान जो है वो रिसर्च इतनी की हुई है, और अगर आप एक कॉम्पिटेंट इंसान है जिसको पता है कि जी वो नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, तो फिर आप डिग्री के बाद इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू ट्रीट योर पेशेंट्स, और आप जो है वो कितनी उनको, एज आई सेड बिफोर, कितनी वैल्यू आप उनको इम्पार्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो कोई पेशेंट आपके पास आता है और आप उसको सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि यार तुम गंदी चीज़ें खाना बंद कर दो तो तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, तो फिर तो आप एक्सपेक्ट ही ना कर सकते कि वो पेशेंट आपको पे करे और आप अर्न करें। बिल्कुल। जहाँ तक रही बात जॉब की, जॉब्स जो हैं वो आपको पता है पाकिस्तानी मार्केट में क्या हालात हैं जॉब्स की। तो इवन इफ़ यू आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब, न्यूट्रिशन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक हर इंसान से है। बिल्कुल। कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में जो खाना नहीं खाता। बिल्कुल ऐसे। हर कोई खाना खाता है। हाँ। और हर किसी को जो है वो खाने के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हाँ। जितनी अवेयरनेस आपको या मुझे या एक ऐसे इंसान को जो कि इस फील्ड से मुंसलिक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो अब जब उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है तो हम जो है, आई थिंक दिस इज वेयर वी कम इन, और हम बिल्कुल इवन इफ यू आर नॉट फाइंडिंग अ जॉब, तो आप प्राइवेटली यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस ऑनलाइन। जैसे मुदस्सिर, आप तो इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। बिल्कुल ऐसे। आप एक सक्सेस स्टोरी है इसमें। नहीं, ये मैं ही लोगों को ये चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स को भी कि आप ऑनलाइन आएँ, आप ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करें, आप ऑनलाइन पॉइंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा, एक चीज़ जो है वो गट हेल्थ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की, मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास होंगे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं पूरे पाकिस्तान से, इंटरनेशनली भी। तो
गट हेल्थ लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो गट हेल्थ एक तो नंबर 1 क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होती है, दूसरी उसकी पीछे साइंस थोड़ी बायोलॉजी क्या है, और उसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं थ्रू डाइट या डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, वो आप बताने। अच्छा, एक रूल ऑफ थंब है जो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को, हर न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं, हर इंसान को समझना चाहिए। वो रूल ऑफ थंब ये है कि जी एवरी डिजीज़ स्टार्ट्स इन द गट। यस। कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है जिसका आपके गट से ताल्लुक नहीं है। कमाल। अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो डायबिटीज़ इसलिए है क्योंकि आपके गट जो है वो अनहेल्दी है। ये गट क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा। गट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा। आपका हाजमा है। बिल्कुल। अगर आपका हाजमा ख़राब है तो आपकी सेहत ख़राब है, बिल्कुल। आपकी स्किन ख़राब है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, आपकी मसल फिटनेस, आपकी ओवरऑल जनरल वेल बीइंग, आप प्री मैच्योर एजिंग आपको होना शुरू हो जाती है। a lot of adverse effects start happening when your gut health is compromised। ठीक है। गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें जो कि हमारे गट के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करें जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। दही आपको पता है, योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब स्टमक के अंदर जो है ना एक कांस्टेंट बैटल हो रही होती है बिटवीन हेल्दी बैक्टीरिया एंड बिटवीन बैड बैक्टीरिया, अनहेल्दी बैक्टीरिया, अच्छे जरासीम और बुरे जरासीम। बिल्कुल। इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है हमारे स्टमक। ऐसे ही है। जब हम चीनी खाते हैं तो वो जो बुरे जरासीम है वो उस चीनी को पकड़ लेते हैं। ठीक है। और वो उस चीनी को एज फ्यूल इस्तेमाल करके ना वो अच्छे जरासीम को खा जाते हैं, क्योंकि वो मीठा होता है। इस वो मीठा होता है, वो मीठा जो है वो बुरे जरासीम को फीड करता है। मतलब ये उनके लिए वो कहते हैं ना, वो शैतान के लिए उसकी ग़िज़ा है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। अब जो ये हेल्दी बैक्टीरिया है, इसको क्या चीज़ फीड करता है? दही के अंदर प्रोबायोटिक्स, दही के अंदर ये हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो के अंदर जाके रिप्लेनिश करते हैं आपकी। वेरी गुड। इस तरह की बेबहार और चीज़ें। आप होल ग्रेन्स खाएं, होल ग्रेन्स के अलावा आप गार्लिक खाएं, बहुत ज़बरदस्त है आपके गट हेल्थ के लिए। ठीक है। तो मुस्तफ़ा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो कि हमारे गट हेल्थ को मतलब तबाह करती हैं? क्या ये एज वाइज जाके भी, जो मुझे लगता है, मेरी थोड़ी सी फाइंडिंग है कि एज वाइज जाके बहुत सारे लोगों का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो कि गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आपने देखा होगा कि बिटवीन 15 to 25 यंग एज में मोस्टली लोग वो कहते हैं ना, रोटियां भी खा रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, सब कुछ हजम हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप 25, 35, 45 ये स्टेजेस ऑफ लाइफ जब आपकी चलती हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, आपका गट हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है, फिर लोग कहते हैं यार अब हमें हजम नहीं होता वो वाला जो पहले हजम होता था। ठीक है। अच्छा, जब ठीक है, क्या एज के साथ साथ ये गट हेल्थ भी डाउन होती है, और क्या किस एज में जाके कम्प्लीटली कंप्रोमाइज़ होती है, तो उसको कैसे लोग ठीक करें? सर, एज रिलेटेड डिक्लाइन तो जो है वो इंसान का होता ही, इंसान ने एज तो करना ही है। जब वो पैदा हुआ है उस पॉइंट से लेकर जब उसने बूढ़े होकर मरना है, इंसान की बॉडी ने आहिस्ता आहिस्ता पहले ग्रो करना है, फिर जब उसका ग्रोथ फेज खत्म होना है तो फिर उसने डिटीरियोरेट करके एज बिल्कुल ऐसे ही वो एक एंड ऑफ द साइकिल होना है। अब यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमने जवानी में खाई हुई है ना, जो चीज़ें हमने यूथ में अपनी खाई हुई हैं, उन चीज़ों ने हमारी एजिंग प्रोसेस को बहुत बेहतर करना है। बिल्कुल। अगर हमने अपनी यूथ में दबा के फिजी ड्रिंक्स पी हुई हैं, कोक, स्प्राइट, फैंटा, दिन रात हमने पिया है, बिल्कुल, हमने लेज खाया है, हमने वो जो अर्ली इन्वेस्टमेंट थी, वो जो अर्ली इन्वेस्टमेंट थी वो आगे जाके पे ऑफ करेगी। एग्जैक्टली। अगर आपने शुरू में ही जनाब गंदम के दलिए खाए हुए हैं, मक्खन खाया हुआ है, अच्छा देसी मक्खन खाया हुआ है, अच्छी खुराकें आपने खाई हुई हैं, तो फल खाए हुए हैं, दबा के आपने फल खाए हुए हैं, तो फिर आपकी गट हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन गट हेल्थ की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि गट हेल्थ जो है ना वो इजीली रिपेयरेबल है। अगर आपका गट जो है वो डैमेज भी हो गया हुआ है ना, तो वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें कि जी अब तो जी डैमेज अब तो टूट गया, आप नहीं ठीक कर सकते। गट हेल्थ जो है इट इज़ रिपेयरेबल। वेरी गुड। गट के अंदर मैं आपको बता रहा था अभी इस इंटरव्यू से पहले कि फंगल इन्फेक्शंस का एक बड़ा एक होता है। फंगल इन्फेक्शंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। हर इंसान के अंदर जो है एक फंगस मौजूद होती है, जिस फंगस का नाम होता है कैंडिडा। ये फंगस जो है जब इंसान पैदा होता है तो उसको अपनी माँ के पहले दूध से ये फंगस मिलती है। अच्छा। जिस इंसान ने फॉर एग्जांपल माँ का दूध नहीं पिया उसको ये फंगस हवा से मिलती है। अच्छा। ये अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है कि वो उस फंगस ने हर इंसान के अंदर मौजूद है, नेचर ने रखी हुई। अब वो फंगस मौजूद कहाँ पे होती है? वो आपके गट के आखिरी हिस्से में, यानी आपके इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में, आपके कोलन में वो फंगस मौजूद होती है। उस फंगस का काम है कि उसने वहाँ पे मौजूद रहना। अब जब हमने खाए बहुत ज़्यादा चीनी, चिट्टी चीनी, चिट्टे चावल, मैदा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमने दबा के खाए, तो वो फंगस जो है ना
पहले तो वो कुछ अरसा उसको निकालती रहती है बाहर, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन फिर वो फंगस जो है वो उस पर फीड करना शुरू कर देती है। ऐसे ही है। अब वो फंगस उस पर फीड करती 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 एक टाइम आता है कि जी आपके गट के अंदर वो फंगस जो है वो लग जाती है, तब जाती है। आपको एक फंगल इन्फेक्शन हो जाती है जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा की और भी बड़ी टाइप्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन प्राइमरीली जो मोस्ट कॉमन है वो ये कैंडिडा एल्बिकन्स है। आपने देखा है कितने अच्छे और प्यारे तरीके से मुस्तफ़ा ने सर डिटेल के अंदर डिस्कस किया। मुस्तफ़ा एक और चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स के लिए आप जो अभी थोड़ी से 10 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी स्टडीज़ हैं, जो कि हमारी बुक्स हैं, नॉर्मली न्यूट्रिशनल साइंसेस की बात ठीक कर है। रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और साइंस जो है ना कि अपडेटेड क्यों नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स क्यों वो पुराना ही एक नॉलेज जो है वो पढ़ते चले आ रहे हैं। अपडेटेड स्टडीज़ क्या हैं, कौन सी आ रही हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर उनको अगर रिसर्च करना है तो वो क्या करें उसके लिए, अपडेटेड नॉलेज के लिए। अगर अपना नॉलेज स्टूडेंट्स अपडेट नहीं ना रखेंगे तो वो इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि एक तो कंपटीशन है, कंपटीशन के अलावा चीज़ें जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। ऐसे ही है। अब आपने देखा होगा इन दी अर्ली 1900s वो कहते थे कि जी सिगरेट स्मोकिंग जो है इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। डॉक्टर्स आके इंडोर्स करते थे, पहले जब ये मार्केटिंग होती थी, मार्केटिंग होती थी, हाँ, डॉक्टर्स आके इंडोर्स करते थे, वो बिल्कुल कहते थे जी लेकिन इट चेंज। ऐसे ही है। उसके अलावा फिर जब वो वाइट शुगर आई, वाइट शुगर के ऊपर भी शुरू बहुत से हुआ। में मैकडॉनल्ड्स के ऊपर कितना उन्होंने कहा कि जी हेल्दी फूड ये शुरू में एक जब स्टडी McDonald's पड़ी आया था, हुई है जो कि लोगों ने, एक डॉक्टर ने शुगर ऐड करके लोगों का वेट कम किया। देयर इज अ स्टडी राइट बैक इन 1950s के अराउंड। तो इसी तरह नॉलेज जो है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। Yes. कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं, वो Yes. हार्ड फैक्ट्स ये हैं कि जी जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं हाँ. वो गंदे हैं। बिल्कुल। जो बुरा फैट है जो कि आपको जो है वो ये वेजिटेबल ऑयल्स, बाजारी तेल, हाँ. इन चीज़ों में मिलता है, बनास्पति घी, ये गंदा है। ये Yes, फैक्ट्स, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, इन्होंने चेंज नहीं होना। नहीं होना, हाँ। लेकिन जब आप क्लिनिकल साइड पे रहते हैं और आप क्लिनिकली जो है थ्रू न्यूट्रिएंट्स लोगों का इलाज करने की बात करते हैं, तो आप ये सोचें कि इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, हर कुछ दिनों बाद जो है वो पता चलता है कि जी शहद के अंदर एक ये न्यूट्रिएंट है जो कैंसर को मारता है। हाँ, बिल्कुल। उसके अंदर जी गंदम के दलिए के अंदर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपके कोलन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अंगूरों के बीजों के अंदर जी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके आपकी एलर्जीज कम की जा सकती है। अच्छा, वाह। ये सारी रिसर्च ये आहिस्ता आहिस्ता आती है। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, अगर आपने अपने आप को इस नॉलेज से अपडेट नहीं रखा हुआ, तो फिर हाउ विल यू सर्वाइव इन द फील्ड। और फिर आप कहते हैं कि जी हमारे पास क्लाइंट को रिजल्ट्स नहीं अब मिलते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया। अंडे का आपने सुना होगा कि जी, जी बिल्कुल। अंडे की जो जर्दी होती है जी, जी। इसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बिल्कुल ऐसे अंडे ही, की बहुत जर्दी नहीं बहुत खानी ये भी चाहिए। एक हॉट टॉपिक ये बड़ा हॉट टॉपिक है जी। आप हाँ। किसी भी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, हाँ। वो मोस्टली आपको ये रेकमेंड करेगा कि जी अंडे की जर्दी आपको नहीं खानी बिल्कुल ऐसे चाहिए। ही। सर मैं खुद 5 अंडे दिन के खाता हूँ जर्दी के साथ। अच्छा, वेरी गुड। 5 अंडे मैं दिन के खाता हूँ जर्दी के साथ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ। मैं अपने वाले साहब को भी 5 अंडे दिन के खिलाता हूँ जर्दी के साथ। अच्छा। कोई मसला नहीं है जी। 3 हमने सुबह खाने हैं, 3 हमने Myth। रात को खाने। हाँ। इसकी मैं आपको बताता हूँ जी। ये 1989 से पहले रिसर्च होती थी कि जी अंडे की जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है और वो कोलेस्ट्रॉल का हमें ये पता था कि जी कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर जाके लाइन अप बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमें ये दो अलग अलग चीज़ें पता थी। अंडे की जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है हाँ। और हमें ये पता था जी कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर लाइन अप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम कहते थे कि जी नहीं, अब चूंकि कोलेस्ट्रॉल है तो वो कोलेस्ट्रॉल जाके लाइन अप होगा, हमने हाँ। अंडे की जर्दी नहीं नहीं खानी, खानी। बिल्कुल। सर अब आप देखें अंडे की जर्दी के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं HDL, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल। हाँ। अंडे की जर्दी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि बाकायदा आर्टरीज और वेन्स को जाके साफ करता है। बिल्कुल ऐसे। ये रिसर्च आई थी जी 1989 में। जिस बंदे ने ये रिसर्च की थी उसका नाम था मायर टेक्सन। अच्छा, और very ये good। आप ये सोचें हमारा जो अभी तक नॉलेज है जो हाँ। कि ज़्यादातर लोगों के पास है, हाँ। वो बिफोर 1989 वो उनको बिल्कुल। पता ही नहीं है कि जी अंडे की जर्दी जो है वो अब उसकी डिस्कवरीज ऐसी आ गई हुई हैं जो बताती हैं कि अंडे की जर्दी बाकायदा अंदर जाके एक वाइपर पकड़ के आपकी आर्टरीज एंड वेन्स को साफ करती है। बिल्कुल वो जो Exactly। अब दो HDL और LDL इज अ बैड बॉय, HDL इज अ गुड बॉय। Absolutely। HDL की हमेशा रेशियो ऊपर होनी चाहिए Exactly, LDL से, ठीक है। exactly। अब ये छोटी छोटी जो फाइंडिंग्स हैं, रिसर्च है, अच्छा ना, मैं आपको उस दिन लास्ट टाइम मैं भी स्टूडेंट से बात कर रहा था जिसको मैं थोड़ा सा रैप अप करता हूँ जी जी सर। कि एक होता है नॉलेज, एक होता है इन्फॉर्मेशन डाटा से मिलती है, डाटा फिर नॉलेज में कन्वर्ट होता है, फिर नॉलेज की एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर वो नॉलेज जो है क्या वो
हर एक पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। लेट्स सपोज जिस तरह आपने कहा न्यूट्रिएंट्स, इतने डिफरेंट दुनिया में न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो न्यूट्रिएंट्स किसी बॉडी पे काम करते हैं, एक ही न्यूट्रिएंट्स एक ही बंदे के ऊपर काम कर रहा होता है, दूसरे के ऊपर काम नहीं कर रहा, राइट? बॉडी डिफरेंट आती है। इस वजह से जो नॉलेज है वो इतना चेंज हो रहा होता है और इसके अंदर मिथ्स इतने ज़्यादा आ चुके होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिफाइन करना है एज ए प्रैक्टिशनर कि नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या है। हम वो जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका एक ही होता है, क्योंकि आपको पता है आजकल गूगल वाले क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो उनके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इस पे आई वांट यू टू शेयर लाइक लास्ट वन सेंटेंस उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, जो अभी नए नए आते हैं, उनके लिए क्या कहें, उनको अपने आप को कैसे पॉलिश करें? मेरे ख्याल में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि वो एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। होलिस्टिक अप्रोच से वो ये देखें कि अगर उनके पास कोई भी मरीज़ आ रहा है और अगर वो मरीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि जी मेरी बेली पे फैट ज़्यादा है, उसको सिर्फ उस तरह ना रखें। अपने उस मरीज़ को एज लर्निंग एक्सपीरियंस यूज़ करके रिसर्च करें। बेली फैट का मतलब है फ्यूचर में डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस। बिल्कुल, हर पेशेंट से आप लर्न करेंगे और जब आप रिसर्च करेंगे अपने पेशेंट के केस के ऊपर तो पेशेंट को भी आप बेहतर फ़ायदा पहुंचा सकते। ये इन्होंने बड़ी कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एक जो मैं साइकोलॉजी आपको बताता चलूँ, जैसे उन्होंने बताया कि बेली फैट का मतलब फ्यूचर इंसुलिन, फ्यूचर डायबिटीज़। इसी तरीके से बेली फैट का एक और मतलब ये है कि अगर आपने किसी क्लाइंट की मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी का स्ट्रेस कॉम्प्रोमाइज़ है, तो भी उसके अंदर हार्मोनल प्रोफाइल उसका चेंज होता है और डोपामिन डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आई वांट कि आप लोग एक डिफरेंट परसेप्शन अपनी माइंड के अंदर एडअप करें एज ए न्यूट्रिशन। अगर आपको क्लाइंट्स को देखने के एंगल एक से ज़्यादा नहीं है तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम। उसके अलावा सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जी ज़रूर। जब आप अपने नॉलेज को दें ना, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर आपको क्लाइंट नहीं ढूंढना पड़ता। हाँ, आपको पेशेंट नहीं ढूंढना पड़ता। बिल्कुल, पेशेंट आपके पास। अब मैंने आपको अपनी वेबसाइट का बताया, ये www.nwpc.com.tk, आप उसका नाम भी मेंशन कर दें। और ये जो स्टूडेंट बल्कि आप बता रहे थे, इसके ऊपर जो है हमने बाकायदा रिसर्च मेंशन की है कि जी कौन कौन सी रिसर्चेज जो हैं वो आई हुई हैं, किस तरह जो है वो रिसर्चेज ऑन डिजीज़ थ्रू क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है वो की जा रही है। ठीक है, तो अगर इफ़ यू वांट टू गिव इट अ रीड तो आई थिंक दैट विल हेल्प। मैं ज़रूर, मैं खुद भी पढ़ूंगा। और इसका क्या है एड्रेस, क्या है? www.nwpc.com.pk। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना रिसर्च और आर्टिकल जो है नॉलेज पढ़ सकते हैं। मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा इन टच रहता हूँ, जिसमें नई नई जब फाइंडिंग्स आती हैं तो उसके साथ आपको लिंक रहना है, पढ़ना है। पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज जो है ना अपडेटेड रहेगा और आप अपनी फील्ड के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच मुस्तफा, बहुत अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह इस वीडियो को हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर हम बाकी जो डिजीज़ हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा ताकि हम वीडियो को सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।